नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका के एक 9 साल की लड़की के बारे में जिसे बेरहमी से बलात्कार करके हत्या कर दी गई थी। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में एक शहर है स्पोकन। सेलकिर्क पर्वत और स्पोकन नदी के किनारे बसा यह शहर संस्कृति और कला की दृष्टि से अमेरिका के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। दुनिया भर में मनाए जाने वाले त्योहार फादर्स डे की शुरुआत भी इसी शहर से हुई। यहाँ कई प्रकार के सुंदर और आकर्षक झरने हैं। कुल मिलाकर स्पोकन शहर की प्राकृतिक सुंदरता लोगों को आसानी से अपनी तरफ आकर्षित करती है। आज की हमारी कहानी भी इसी स्पोकन शहर की है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक मानसिक रूप से विच्छिन्न व्यक्ति ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। आज की कहानी शुरू करने से पहले हम आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि हम जो भी क्राइम से संबंधित कहानियां आपसे साझा करते हैं, उसका उद्देश्य सिर्फ समाज को जागरूक करने का होता है। हम ऐसे किसी भी अपराध का ना ही समर्थन करते हैं और ना ही बढ़ावा देते हैं। अब हम चलते हैं आज की कहानी पर। बात 1949 की है। इलेन और कार्ल रॉजर के घर एक बेटी जन्म हुआ जिसका नाम कैंडी रॉजर रखा गया। कैंडी के जन्म के बाद उसके माता पिता के बीच तलाक हो गया। उसका पालन पोषण उसकी माँ एलेने ने किया। एलेने, जो कि एक स्कूल टीचर थी, कैंडी का पूरा ध्यान रखती थी। कैंडी जब कुछ बड़ी हो गई तो उसका दाखिला पास के ही एक विद्यालय होल्म एलिमेंट्री स्कूल में करा दिया गया। कैंडी पढ़ने में अच्छी थी और लोगों के प्रति उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। जब भी किसी व्यक्ति से मिलती तो उसका स्वागत मुस्कुराकर करती। लोग भी उसे पसंद करते थे। कैंडी बचपन से ही एक कैंप फायर गर्ल बनना चाहती थी। कैंप फायर गर्ल एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लड़कियों के लिए आउटडोर एक्टिविटी उपलब्ध कराता है। अमेरिका में आज भी यह ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। आज इसका नाम बदलकर कैंप फायर कर दिया गया है। जब वह 9 साल की हुई तो कैंडी ने द ब्लू बर्ड नाम की संस्था ज्वाइन कर ली, जो कि कैंप फायर गर्ल की ही एक छोटी शाखा थी। कैंप फायर गर्ल संस्था फंड जुटाने के लिए कुकिंग्स और चॉकलेट भी बेचती थी। इसके लिए संस्था में काम करने वाली लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता था। 6 मार्च 1959 को कैंडी स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर के लिए निकली और रास्ते से कैंप फायर गर्ल स्टोर से 7 कैंप फायर बॉक्स चॉकलेट के डिब्बे भी ले लिया, जिसे वह बाद में डोर टू डोर बेचने वाली थी। घर पहुंचकर कैंडी ने खाना खाया और उसके बाद आंगन में अपने कुत्ते ब्रिफली के साथ कुछ देर खेलने लगी। फिर करीब 4 बजे माँ इलेने से परमिशन लेकर अपने साथ लाई कैंप फायर बॉक्स को बेचने के लिए निकल गई। जाने से पहले इलेने ने कैंडी को अंधेरा होने से पहले घर लौटने को कहा, लेकिन 5:42 पर अंधेरा हो गया। अभी तक कैंडी का कहीं भी पता नहीं था। इलेने जानती थी कैंडी कहीं भी हो, अंधेरा होने से पहले वह घर जरूर आ जाती है, लेकिन आज अभी तक कैंडी घर नहीं पहुंची। संदेह के बादल उसके मन में उमड़ने लगे। इलेने ने उसके दादाजी को फोन लगाया, सारी बात बताई। कुछ रिश्तेदारों और पड़ोसी दोषियों को भी सूचित किया कि कैंडी अभी तक घर नहीं पहुंची है। करीब 6:30 पर लोग कैंडी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। कुछ लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि करीब 6 बजे के आसपास कैंडी को कैंप फायर मिंट बॉक्सेस बेचते हुए उसे देखा गया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कैंडी वहां से किस दिशा में गई। कुछ समय बाद पुलिस भी लोगों के साथ जुट दे गई। अब सभी लोग मिलकर उसे ढूंढने में लग गए। 9 बजे के आसपास लोगों को 7 में से 6 कैंप फायर बॉक्स रास्ते में बिखरे हुए मिले। एक कैंप फायर बॉक्स मिसिंग था। संभवतः उसने उसे बेच दिए होंगे। अंधेरा अधिक हो जाने की वजह से लोगों को ढूंढने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए लोग वापस लौट आए। कैंडी की माँ इलेने रात भर सो नहीं पाई। उसने खाना भी नहीं खाया, पूरी रात रोती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही कि हे भगवान, मेरी बच्ची जहां कहीं भी हो बस सुरक्षित रहे। अगले दिन पूरे शहर में खबर फैल गई कि कैंडी अभी तक घर नहीं पहुंची है। उसकी खोज में कई और लोग शामिल हो गए। पहाड़ी इलाकों में ढूंढने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग किया गया। जब हेलीकॉप्टर स्पोकन नदी के पास उड़ान भर रहा था तो एक हाई टेंशन बिजली के चपेट में आने से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें बैठे 5 में से 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। इस घटना ने कैंडी की तलाश कर रहे लोगों को अंदर तक झकझोर दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और तलाश जारी रखी। लेकिन इसका अभी तक कोई विशेष लाभ नहीं मिला। समय बीतता गया। कैंडी की माँ इलेने ने खाना पीना भी छोड़ दिया। उसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह हमेशा उदास रहने लगी। 22 मार्च 1959 को कैंडी के गायब हुए करीब 16 दिन बाद उसके घर से करीब 7 मील दूर 2 शिकारी जंगल में शिकार करने गए थे। उन्हें रास्ते में एक जोधी जूते फेंके मिले। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस जंगल में छोटी बच्ची के जूते कौन लाया होगा। कुछ देर इंतजार के बाद उन्होंने जूते वापस अपने साथ लिए
और कैंप की ओर चल दी। कैंप पहुंचकर उन्होंने जूते के बारे में अपने साथियों से जिक्र किया। धीरे धीरे यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। इन जूतों को पुलिस ने मंगवाया और कैंडी के दादाजी से शिनाख्त करने को कहा। उसके दादाजी ने तुरंत पहचान लिया कि ये जूते कैंडी के ही हैं, क्योंकि वह इसी नंबर के जूते पहनती थी। उसके बाद पुलिस ने जूते मिलने वाली जगह के चारों ओर तलाश शुरू कर दी। कुछ देर तलाश करने पर अचानक एक पुलिस अधिकारी को चिद्ध के लट्ठाए के ढेर में एक अजीब सी चीज दिखाई दी। जब वह पास जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि चिद्ध के ढेर से किसी इंसान के पैर का घुटना दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने सारे चिद्ध के ढेर को हटाया तो उसे एक दिखाई दी, जिसके हाथ और पैर को उसी के कपड़े से बांधा गया था। उसके अंडरवियर नीचे की तरफ पैरों के पास आ गए थे, जिसका मतलब था कि उसके साथ बलात्कार किया गया है। गले पर रस्सी के निशान थे, जो कि किसी चीज से गला दबाने के निशान थे। पुलिस को समझने में देर नहीं लगी, यह लद्दीदकी कोई और नहीं, कैंडी रॉजर्स ही है। कैंडी के परिवार को बुलाया गया। उसकी मां इलेन अपनी बेटी को इस हाल में देखकर बेहोश हो गई। उसे अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। कई लोगों से पूछताछ की गई। कुछ सस्पेक्ट को हिरासत में लिया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। समय बीतता गया, लेकिन कातिल पुलिस के हाथ नहीं लगा। धीरे धीरे स्पोकन के लोग इस घटना को भूल गए और यह केस पुलिस के फाइलों में दब गया। लेकिन केस को बंद नहीं किया गया। पुलिस ने कैंडी के कपड़ों पर गिरे सीमेंट को एक एयर टाइट जार में इस उम्मीद सुरक्षित कर लिया कि भविष्य में किसी नई टेक्नोलॉजी की मदद से इस केस को सुलझाया जा सके। कई दशक बीत गए, लेकिन कातिल का कोई पता नहीं चला। कैंडी की मां एलेन की मौत 2006 में हो गई। अंतिम समय तक उन्हें पता नहीं चल पाया कि उनके बेटी का हत्यारा कौन था। समय बीतता गया, पुराने अधिकारी रिटायर हो गए, उनकी जगह नए अधिकारियों ने ले ली और फिर केस की नए सिरे से जांच शुरू की गई। अब तक डीएनए तकनीक भी काफी एडवांस हो चुकी थी। जांच कर रहे अधिकारियों ने दोबारा कैंडी के कपड़े को लैब में भेजा। चूंकि समय बहुत ज्यादा हो गया था, जिसके कारण डीएनए सैंपल में काफी बदलाव आ गए थे, लेकिन 2021 में जेनेटिक जीनोलॉजी एक एडवांस डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से उस व्यक्ति को ढूंढ लिया गया जिसने कैंडी के साथ दुर्व्यवहार और उसकी हत्या की थी। उसका नाम जॉन हॉफ था। पुलिस के अधिकारियों ने उनकी फैमिली से संपर्क किया। 3 भाइयों में जॉन एकमात्र व्यक्ति था जिसकी कोई संतान थी, जिसका नाम कैथी था। कैथी बचपन में ही कैंडी और उसके साथ हुई घटना के बारे में सुन रखा था, इसलिए वह अपना डीएनए सैंपल देने के लिए तैयार हो गई। जब रिजल्ट आया तो साफ हो गया, पुलिस जिस कातिल की तलाश पिछले कई दशक से कर रही थी वह कोई और नहीं, कैथी का पिता जॉन ही है। क्योंकि पुलिस को जो डीएनए कैंडी के कपड़ों से मिले थे वह अन्य लोगों की तुलना में कैथी से 30 लाख गुना अधिक मेल खा रहे थे। फिर भी पुलिस पूरी तरह श्योर होना चाहती थी, इसलिए जॉन की बॉडी को कब्र से निकला गया और उसकी जांच की गई। तो सारी शंका खत्म हो गई, क्योंकि अब यह पूरी तरह से साफ हो चुका था कि जॉन हॉफ ही कैंडी का हत्यारा है। तो फिर जॉन कैंडी से कब मिला? क्या वह पहले से उसे जानता था? जॉन कैंडी के घर से 1 मील दूर रहता था। जॉन की एक सौतेली बहन थी जो कि एक कैंप फायर गर्ल थी। वह कैंडी की दोस्त भी थी। शायद इस वजह से जॉन कैंडी को जानता था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि शायद उस दिन जॉन कैंडी से मिला और बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया होगा। कैंडी के हत्या के लगभग 2 साल बाद जॉन को एक अन्य लड़की का यौन शोषण के अपराध में गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। इसकी वजह से उसे अपनी सेना की नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। बाद में जॉन ने मात्र 31 साल की छोटी उम्र में ही आत्महत्या कर ली। इसलिए आज पुलिस भी उसे कोई सजा नहीं दिला पाएगी। लेकिन पुलिस ने कैंडी के परिवार से संपर्क किया, जिसमें एकमात्र जीवित व्यक्ति कैंडी की चचेरी बहन है, जो कभी बचपन में कैंडी के साथ खेला करती थी। उनको हत्यारे के बारे में यह जानकर दुख भी हुआ और थोड़ी तसल्ली भी मिली। कम से कम परिवार के किसी एक सदस्य को तो पता चल पाया कि कैंडी का हत्यारा कौन था। और बाद में इस केस को एफबीआई द्वारा क्लोज कर दिया गया।